नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ल। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के रियल एस्टेट ई कॉन्क्लेव में। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। क्या कुछ कोविड-19 के कारण बदला है और क्या चुनौतियां आई हैं बिहार और झारखंड में रियल एस्टेट सेक्टर में, और इसके अलावा हम बातचीत करेंगे कि भविष्य क्या है बिहार और झारखंड में रियल एस्टेट सेक्टर का। इन सभी बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सलूजा स्टील एंड पावर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर अमरजीत सिंह सलूजा, और इसके अलावा क्रेडाई बिहार के प्रेसिडेंट मिस्टर सचिन चंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और वहीं रेरा की जो चेयरमैन है सीमा सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इन लोगों से हम बातचीत करके ये जानेंगे कि बिहार में रेरा और क्रेडाई और इसके साथ इंडस्ट्री सेक्टर क्या कुछ कर रहा है रियल एस्टेट को सुधारने के लिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 बिहार झारखंड के रियल एस्टेट ई कॉन्क्लेव में। सबसे पहले हम अमरजीत सिंह सलूजा जी आपसे यह जानना चाहेंगे कि कैसे आपने अपने इंडस्ट्री की शुरुआत की, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं। इन चैलेंजेस को आपने कैसे पार किया और शुरुआत कैसे की आपने अपनी इंडस्ट्री की? सलूजा स्टील की मैं आपको बता दूं कि 1974 में इसके द्वारा हमारे द्वारा शुरुआत की गई थी 1974 में, और ये जो शुरुआत हुई थी सलूजा इंडस्ट्रीज़ के नाम से हुई थी। और ये सलूजा इंडस्ट्रीज से जब स्टार्ट हुई ये वायर नेल के काम से शुरू हुई, और ये 100 किलो रोज यानी 2 बैग नेल्स बनाती थी वायर नेल, और उसी से इससे हम लोगों ने शुरुआत की। लेकिन कालांतर में समय अनुसार जैसे जैसे समय आते चला गया और हमारा उत्पादन बढ़ता चला गया, लोगों के साथ में अपना विश्वास बढ़ता चला गया, तो ये 1984 में जा कर के हमारी पहली रोलिंग मिल लगी। और उस समय 1984 में हमने रोलिंग मिल का काम शुरू किया। उस समय में खैर ये बहुत छोटे पैमाने में थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छे स्केल में बन गई है। यूँ कह सकिए कि मैं अपनी आँखों के सामने देख रहा हूँ कि जिस पौधे को मैंने एक छोटा सा लगाया था, जो पौधा मेरे द्वारा लगा था, आज वो एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। और इसमें मेरे लड़कों का भी और सारे परिवार का और मेरे ग्राहकों का भी इसके अंदर में सहयोग रहा, जिसके चलते आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। अमरजीत जी, इन दिनों स्टील इंडस्ट्री में क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है? परिवर्तन क्या आया है? स्टील इंडस्ट्री जो हम लोगों के ज़माने में जिस समय स्टार्ट की थी उसमें और आज में देखिए सबसे बड़ी बात आ गई है। आज के दिन कॉस्ट कैसे आपकी घटेगी और प्रोडक्शन कैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी मेंटेन करनी है आपको। अब ग्राहक पहले वाली बातें नहीं रह गई हैं, अब लोग समझदार हो गए हैं। मैं आपको 40-50 साल पुरानी बातें बताता हूँ, लेकिन उस समय में जो हमारी पढ़ने की क्षमता थी, पढ़ाई की क्षमता थी, लोगों की जागरूकता की क्षमता थी, वो इससे कम थी। आज के दिन ये आप मान सकते हैं कि 90% 95% लोग समझदार हो गए हैं। इसलिए आज के दिन जो है सो आप बाज़ार में कंपटीशन भी बढ़े हैं, तो उसके हिसाब से जो है सो आपको एक तो उसके अंदर में क्वालिटी में सुधार निरंतर हम लोगों का प्रयास जारी रहता है, और दूसरा जो है सो आपका प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने से क्या होता है कि जितनी ज़्यादा उत्पादकता आप किसी चीज़ में मास्टरी करते हैं तो उसके अंदर में आपकी लागत घटती है, तभी आप बाज़ार में सर्वाइव कर सकते हैं। अब पहले की अपेक्षा करिए, अगर पहले वाले पैटर्न पर अगर हम लोग काम करना चाहें तो शायद हम लोग उस कॉस्ट के अंदर में चला भी ना सकें और बन भी नहीं सकता है मालूम। तो इसलिए परिवर्तन जो है संसार का नियम है, और उसके अनुसार हम लोगों ने अपने आप को समय के अनुसार ढाल लिया है। अमरजीत जी, कोरोना के बाद आपने अपनी इंडस्ट्री में क्या परिवर्तन देखे हैं? क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं? कोरोना काल के बाद में मेरे हिसाब से देखिए परिवर्तन तो इंडस्ट्री है, उसी तरह से चलती है, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ गए हैं। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ जाने के वजह से सेल के अंदर में थोड़ा सा अफेक्ट पड़ा है, और दूसरे तीसरे जो कच्चे माल हैं ये कोरोना काल के अंदर में, ये कोरोना काल जो है सो आप मान के चलिए कि खाली सिर्फ यहाँ हमारे देश में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में फैला है। कहीं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा फैला, हमारे देश में तो बहुत कम हुआ, और यहाँ कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया गया सरकार के द्वारा, जिससे जो है सो यहाँ पर बहुत ये सरकार की उपलब्धि है। लेकिन उसके बावजूद भी जो विदेशों में बहुत ज़्यादा होने की वजह से उत्पादकता में कमी आई है, जिसके चलते जो खास करके जो दूर दराज के काम थे, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह माइंसों से जो निकलता है, माइंस वगैरह से, या किसी प्रकार का जो भी माल निकलता है, उसके अंदर में थोड़ी क्षमता घटने की वजह से वो थोड़ी सी
श्योरिटी नहीं रह गई है, जो हम लोगों के विदेश से जो हम लोगों का इंपोर्ट होता है, इसके चलते थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़्यादा है और मार्केट में लोगों की कुछ परचेजिंग पावर भी घटी है पहले से कोरोना काल में। अमरजीत जी, क्या कुछ नया देने वाले हैं आप अपने ग्राहकों को विशेष तौर पर? देखिए, अब सलूजा स्टील एंड पावर अपने ग्राहकों को क्या खास देता है, इसके अंदर में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर में कोई भी आदमी अगर व्यापार करता है तो सबसे बड़ा उसके लिए होता है विश्वास। हमारे पास में जितने भी हमारे ग्राहक जुड़े हुए हैं, आपको 1974 से मैं वायर नील का काम करता था, मैंने आपको अभी बताया, और 1984 से मैं रोलिंग में चला रहा हूँ। आप विश्वास मानते हैं कि 1984 से जो ग्राहक हमारे साथ में जुड़े हुए थे वो आज भी, वो पुराने लोग तो कुछ हैं और उनके अंदर में 99% लोग ऐसे हैं जो उनके बाल बच्चे वो आज भी हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। तो ये विश्वास की ही बात है। अपने ग्राहकों के साथ में ईमानदारी पूर्वक जब मैं काम करता हूं तो मुझे जो सुकून मिलता है, तो मेरे ग्राहक भी मुझे वही उसी भाषा में जवाब देते हैं। जिस तरह से बचपन में हमने पढ़ा था कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, तो अगर हम अपने ग्राहक को विश्वास के साथ में अच्छी क्वालिटी का माल देते हैं तो ग्राहक भी मेरे ऊपर में उतना भरोसा करते हैं और वो ग्राहक आज भी जो है सो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, 1-2-4% लोग ऐसे होते हैं जो समय अनुसार चले भी जाते हैं, बदल भी जाते हैं, क्योंकि दुनिया में सब तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे। लेकिन हमारे साथ में 95% ग्राहकों के साथ में मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि वो हमारे साथ में आज भी जुड़े हुए हैं और नित नए मेरे ग्राहक बनते चले जा रहे हैं। और जो ये ग्राहक नए बढ़ रहे हैं, जो हमारे आज मैं अपनी जो मेरी प्रोडक्शन आज के दिन चल रही है, ये प्रोडक्शन आने वाले 2022 में मैंने उसका शिलान्यास कर दिया है, काम हमारा चल रहा है। ये 2022 में हमारी 3 टाइम्स होने जा रही है प्रोडक्शन। ये 3 टाइम्स इसलिए होने जा रही है क्योंकि ग्राहकों को हमारे ऊपर में विश्वास है, जो हमने विश्वास उनके ऊपर में जमाया है और उन्हीं के विश्वास के ऊपर में ये उत्पादन हमारा बढ़ रहा है। अगर उनका विश्वास मैं न जीत पाऊँ तो वो हमारी प्रोडक्शन कभी भी नहीं बढ़ सकती और ना मैं इतना दूर तक पहुँच पाता। मैं चाहता हूँ, मेरी हमेशा मंशा रही हुई है कि मैं अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे साथ में मेरे ग्राहकों को भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे उन्हीं के साथ में रात दिन रहना है और मैं उन्हीं के साथ डील करता हूँ। मेरे साथ में वो भी ग्रो करें या उनके साथ में मैं ग्रो करूं, हम लोग दोनों का एक दूसरे के साथ में परस्पर संबंध एकदम परिवार के जैसा बना हुआ रहता है और बना हुआ है। तो इसलिए इन्हीं की वजह से मेरा काम भी आगे बढ़ रहा है और हमारे व्यापारी भी बहुत खुश हैं। अमरजीत जी, आपकी इंडस्ट्री में ग्राहकों के मांग के अनुसार क्या कुछ नया डेवलपमेंट किया जा रहा है तकनीकी को ध्यान में रख करके? देखिए, आज मेरा अनुभव जो बता रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क के मामला में, जो सबसे अच्छा स्टील होता है, अब ये आपने मुझसे एक टेक्निकल चीज़ आपने मुझसे पूछ ली है, मैं टेक्निकल चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। भले बहुत से लोग क्या हैं कि इंजीनियर तो इसको समझते हैं और जो ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, निश्चित सब अपने अपने काम में माहिर होते हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन आम जनता जो मकान बनाती है शायद वो इतना गहराई में नहीं जा पाती है। लेकिन मैं आपको इसकी टेक्निकल चीज़ बता दूं, 1-2-3 चीज़ें ही इसके अंदर में कंट्रोल करने की होती हैं। एक आपको कार्बन कंट्रोल में रखना है, एक आपको सल्फर इसके अंदर में कंट्रोल रखना है और एक आपको जो है सो फास्फोरस भी कंट्रोल में रखना है। ये सब चीज़ें लोहे के अंदर में नेचुरली पाई जाती हैं, लेकिन कितनी परसेंटेज में स्टील जो है सो अच्छी क्वालिटी का होता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम में आता है, वो उसके बारे में आम आदमी तो नहीं जानता है। लेकिन हम लोग ये झारखंड में शायद ही 2-4 फैक्ट्रियाँ ही ऐसी होंगी जिसके अंदर में, जैसे टाटा और मैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग या बड़ी बड़ी जिंदल स्टील से मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे स्केल के अंदर में मैं समझता हूँ कि आज झारखंड के अंदर में 1-2 इंडस्ट्री ऐसी हो सकती है जो इस टाइप का माल बनाती हो जो हम लोग बनाते हैं। हम लोग क्वालिटी के अंदर में इतने कॉन्शियस रहते हैं। इसके अंदर में एक लगता है आपको लेडल रिफाइनर, जिसे लेडल से रिफाइन करके स्टील को उसी ग्रेड का बनाना चाहिए जिस ग्रेड के अंदर में जो सबसे बेस्ट होता है, और वो हमारे फैक्ट्री में ऑलरेडी लग चुका है और वो वहीं हम लोग निरंतर क्वालिटी के ऊपर में ध्यान देते हैं। और आज के दिन हम लोग वो सभी माल दे सकते हैं जितना कार्बन उसको चाहिए, जितना उसके लिए ज़रूरी है सल्फर और जितना फास्फोरस ज़रूरी है, वो हम लोग समूचा मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उतना बड़ा प्लांट लग चुका है और उसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन आम जो अभी प्लांट हैं आज के दिन जो बाजार के अंदर में, मेरा ख्याल है 95% या 97% ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन क्योंकि फिर लोग अपने अपने हिसाब से सभी बेचते ही हैं और लोगों को इससे ज़्यादा मतलब भी नहीं रहता है।
लेकिन ये कंस्ट्रक्शन में अगर जाना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और उसको हम लोग पूरा करते हैं इसको। अमरजीत जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपको भी। सीमा जी, अब हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि रेरा का महत्व क्या है, कैसे लोग समझे कि उनके जीवन में जब वो खरीदारी जमीन की करने जाते हैं या फ्लैट की करने जाते हैं तो रेरा का उनके इस खरीदारी में महत्व क्या है। देखिए, आप एक चीज़ तो समझ लीजिए कि पहले आप जैसे देखते थे कि जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते थे अपना मनी, आम आदमी जो सारी कमाई अपना एक घर बनाने के लिए एक बिल्डर को देते थे, तो बहुत जगह ऐसा होने लगा कि बिल्डर लोग पैसा लेकर के दूसरे जगह इन्वेस्ट कर देते, समय पे देते नहीं, जिससे आम लोगों में इतनी मतलब परेशानी हो गई कि वो लोग मतलब उन लोगों को बार बार कोर्ट जाना पड़ा। तो सरकार इस पे ध्यान दी और एक एक्ट बनाई कि इसका एक अलग निपटारा हो, इस बात का अलग निपटारा हो, और वो होगा रेरा अथॉरिटी, मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जहाँ पे वादों का निपटारा होगा। तो रेरा के आने से ये फ़ायदा हुआ है लोगों में कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाए तभी वो अपना सेल कर सकते हैं या बुक करवा सकते हैं या एडवर्टाइज कर सकते हैं। जब तक वो नहीं रजिस्ट्रेशन कराएंगे ये नहीं कर सकते हैं, अपना एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। यदि हम लोग कभी देखते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन का एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उन पे हम लोग सो मोटो भी नोटिस करते हैं कि आप रेरा में क्यों नहीं। और इसमें है कि रेरा में यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है प्रोजेक्ट का और आप बेच रहे हैं और कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 59 के तहत फाइन लग जाएगा, पेनाल्टी लगेगी। वही पेनाल्टी है कि आपका जितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है प्रोजेक्ट का उसका 10% आपको पेनाल्टी लग जाएगी। और यदि आप पेनाल्टी नहीं देते हैं, यदि प्रमोटर पेनाल्टी नहीं देता है तो उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है या फिर 10% पेनाल्टी लगेगी एस्टिमेटेड कॉस्ट पे। तो इस डर से लोग अभी देख रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं बिना रजिस्ट्रेशन के आगे बढ़ते ही नहीं हैं। कुछ लोग हैं जहाँ पे अज्ञानता है, जो नहीं जानते, छोटे प्रमोटर हैं वो नहीं कराते हैं। लेकिन हम लोग इसके लिए अवेयरनेस कैंप भी उधर किए थे, लेकिन अब फिर से सोचते हैं करने के लिए ताकि लोगों में जागरूकता है, प्रमोटर भी समझे कि हमको रजिस्ट्रेशन कराना है। जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जो एलओटी है उनमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारा जहाँ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो कहीं डूबेगा नहीं और हम ठीक से अपना मुझे अपना जो बुक किया हुआ फ्लैट समय पे मिल जाएगा। अब बात है कि यदि समय पे आप नहीं देते हैं तो उसके लिए रेरा कोर्ट में आ सकते हैं, एलओटी आ सकते हैं, बिल्डर को भी यदि कोई गिरभान से तो वो भी आ सकते हैं। और इसका निपटारा हम लोग 60 डेज में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आ गया 60 डेज के अंदर नहीं हो सका, हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि दोनों पार्टी को आपस में बैठाते हैं और एक मेडिएशन सेंटर हमने खोल दिया है। यहाँ पे मेडिएशन सेंटर में ऐसा होता है कि वहाँ पे बैठ के दोनों पार्टी आपस में समझौता करते हैं और वहीं पे यदि निपटारा हो जाता है वादों का तो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे तो मान लीजिए कि हम ऑर्डर कर दें 60 डेज में, उसके बाद तो बिल्डर भागते रहेगा और ये चेंज करते रहिए। बहुत बार सर्टिफिकेट केस कीजिए, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन यदि मीडिएशन से बात सलट जाता है तब तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमने एक मीडिएशन सेंटर भी खोला है और उसके तहत लोग बहुत सारे वादों का निपटारा हो रहा है और लोगों को इस यहाँ रिलीफ भी मिल रहा है। जैसे अलॉटेड लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है। कोर्ट में आने के बाद बिल्डर भी अपना सोचते हैं कि नहीं हमको कर देना चाहिए, तो जो है वो कर देते हैं, नहीं तो फिर ऑर्डर होता है, फाइनल ऑर्डर होता है। ये सब तो है। इसकी वजह से रेरा आने के वजह से लोगों में एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जागा है और वो अपना पैसा मतलब कि इन्वेस्ट कर सकते हैं एकदम अच्छी तरह से और उन्हें विश्वास रहेगा कि हम जहाँ दे रहे हैं वहाँ हमको सही समय पे मिलेगा और नहीं मिलने पे हमको हर्जाना भी मिलेगा। ये बात है। तो ये बहुत ही अच्छा, ये सरकार की जो सोच है ना रेरा एक्ट बनाने का, ये बहुत ही अच्छा मेरे नज़र में तो ये लगता है कि हाँ लोगों को बहुत रिलीफ मिल रहा है। और केसेस का यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। इससे आप समझिए कि केसेज आने का मतलब क्या है, यदि आपको रिलीफ मिलेगा तभी आप आइएगा। तो केसेज आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी लोग करा रहे हैं, बिल्डर लोग करा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा मतलब कि एक्ट बना है मेरे नज़र में। सीमा जी, रांची शहर काफी महत्वपूर्ण शहर है। ऐसे में वर्तमान समय में वहां पर क्या कुछ चल रहा है और रेरा इसके लिए विशेष रूप से क्या कुछ कर रहा है?
देखिए अभी तो उसमें तो उस तरह का भी मेरे पास मामला नहीं आया है, लेकिन आप देखिए बहुत जगह तो अभी नहीं बन रहा। जैसे झारखंड पूरे राज्य में सिर्फ हमारे पास रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, कुछ गुमला वगैरह का है, जो कि बहुत मतलब कम है। लेकिन जहाँ 3 जो शहर है, धनबाद, रांची, जमशेदपुर और बोकारो, 4 शहर, तो यहाँ पे बन रहे हैं। तो उसमें भी है कि फ्लैट आप कितना ऊंचा बना सकते हैं, हॉरिजेंटली आप कितना ले जा सकते हैं, तो उसका भी है कि भाई आप उसका लिमिट है कि इतना दूर तक आप बनाइएगा। जैसे यहाँ एयरपोर्ट जहाँ पे है वहाँ पे भी है कि आप इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं बना सकते हैं, तो उस सब का है नियम इसमें अपना। सीमा जी, ये तो आपने बता दिया कि रांची शहर में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो रेरा है इससे ग्राहक कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। हाँ, सुरक्षित महसूस करते हैं। उनको यदि मान लीजिए कि किसी का एग्रीमेंट फॉर सेल है और उस ढंग से नहीं बना, जो प्रोफार्मा है हमारे एक्ट में, चाहे ये रूल्स में जो प्रोफार्मा है, तो फिर वो लोग केस कर सकते हैं कि भाई देखिए हम जो बिल्डर हमको एग्रीमेंट फॉर सेल दिया है उसमें जो कंडीशन सब है सिर्फ उन्हीं के फेवर में है, तो फिर हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं जब वो रजिस्टर्ड रहते हैं तब। अच्छा, दूसरी बात कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेने से मतलब नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन ले लिए और आराम से बैठे। आपको अपना वेब पोर्टल में सारा चीज़ डिटेल देना है। आपको हम लोग आईडी और पासवर्ड सारा देते हैं, तो उसमें आपको वेब पोर्टल पे आपको डिस्प्ले करते रहना है कि मेरा रजिस्टर्ड है, और सारा चीज़ आपका जो आप दीजिएगा सारा चीज़ दिखाना है आपको, लोगों को ये जानकारी देनी है आपको। तो उससे और भी मतलब क्लैरिटी जो होती है ना लोगों में आती है कि हाँ भाई चलो यहाँ पे रेरा में हो गया रजिस्टर्ड तो हम निश्चिंत हैं। सीमा जी, आपने अपना बेहद महत्वपूर्ण सुझाव और समय दोनों हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 बिहार झारखंड रियल एस्टेट ई कॉन्क्लेव में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से अपने एक्सपर्ट से जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है जो आपके लिए बेहद खास हो। ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड रियल एस्टेट ई कॉन्क्लेव में। अब हम बात करेंगे सचिन चंद्रा जी से। सचिन जी, ये आप हमें बताइए कि किस तरह से क्रेडाई जो है वो काम कर रहा है रियल एस्टेट को लेकर के बिहार और झारखंड में। बिहार में रियल एस्टेट सेक्टर के डेवलपमेंट में क्रेडाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कस्टमर्स के प्रति अपने जिम्मेदारियों को क्रेडाई ने महत्वपूर्ण तरीके से निर्वहन किया है। यह इस व्यापार को संगठित करके क्रेडाई के माध्यम से हम सभी बिहार में इस व्यापार को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। नए नए तकनीकों का विकास किया जा रहा है, डेवलपर्स को नई तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है, नए नए जो कानून बन रहे हैं, और पिछले दिनों जो रियल एस्टेट व्यवसाय में काफी सारे नए कानून आए, रेरा आए, जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन आया, इन सबों से हम अपने नए डेवलपर्स को रूबरू कराते हैं और इस तरीके से नई चीजों के आने से व्यापार जो है अवरुद्ध नहीं होता है। बिहार में क्रेडाई की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, क्रेडाई रियल एस्टेट डेवलपमेंट में। सचिन जी, बिहार और झारखंड में रियल एस्टेट सेक्टर को क्या चुनौतियां हैं और क्रेडाई इसके लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है? रियल एस्टेट सेक्टर के सामने बिहार में कई चुनौतियां रही हैं। मुख्य रूप से अगर चुनौतियों को हम बांटें तो एक सरकारी स्तर पे है और दूसरा गैर सरकारी स्तर पे। सरकारी स्तर पे सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव रहा है और जिससे डेवलपर्स प्रभावित होते रहे हैं। कहने का मतलब है शहरी विकास विभाग और रेरा के बीच समन्वय, कई बार बालू की समस्या उत्पन्न हो जाती है, कई बार गिट्टी उपलब्ध नहीं होता है, तो इस मतलब आपूर्ति की समस्या हमेशा रहती है। 12 महीने में कम से कम 6-8 महीने आपूर्ति की समस्या रहती है। इसके अलावा कस्टमर्स के बीच अवेयरनेस की कमी है। कस्टमर्स काफी अवेयर नहीं है और इसके चलते कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो वैसे डेवलपर्स जो जिनके काम की सराहना नहीं की जाती रही, जिन पर कानूनी तौर पे कुछ जिनके बारे में टिप्पणी भी की गई है कोर्ट के द्वारा, उनके यहां भी कस्टमर जाकर फंस जाते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं और इससे क्रेडाई हम
के माध्यम से हम लोग इसको भली भांति इसका सामना कर रहे हैं। सरकारी स्तर पे हम लोग सरकार के विभिन्न विभागों से समय समय पर लगभग हर महीने किसी न किसी विभाग के साथ एक डिटेल्ड इंटरैक्शन होता है और सरकारी विभागों को। सचिन जी, क्रेडाई बिहार झारखंड ग्राहकों के लिए क्या कुछ कर रहा है और इससे उनको फायदा क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए क्रेडाई काफी पहले से कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम के जरिए उनको सहायता प्रदान करता रहा है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि रेरा के आने के 4-5 वर्ष पहले से 2012 से ही हम लोग बिहार में कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम क्रेडाई के अंतर्गत चला रहे थे, जिसमें किसी कस्टमर को अगर किसी बिल्डर से कुछ शिकायत है और उसको उसका घर नहीं मिल पा रहा है या किसी भी तरह की शिकायत है, तो वो हमारे फोरम में आके कंप्लेन करते थे और हम लोग मध्यस्थता करके कंज्यूमर और बिल्डर के बीच दोनों पक्षों की बातों को रखकर उसका निष्पादन करते थे। और इसमें कई बार हमारे बिल्डर बंधुओं को नाराजगी भी हुई, लेकिन क्रेडाई अपने मानक मापदंडों को इसमें काफी भली भांति हम लोगों ने मेंटेन किया। इससे कस्टमर्स का विश्वास क्रेडाई एक संस्था के रूप में क्रेडाई के प्रति काफी बढ़ा। न्यूज 18 बिहार झारखंड रियल एस्टेट ई कॉन्क्लेव में हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे दर्शक इससे लाभान्वित हुए होंगे और इस तरह की जानकारी से उन्हें यह जरूर पता लग गया होगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर काम करता है और वर्तमान में क्या कुछ ग्राहकों के लिए रियल एस्टेट सेक्टर कर रहा है। इसी के साथ आज की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।